So Bismillahirrahmanirrahim, start our today's lesson. हमने स्टेक होल्डर एंगेजमेंट नॉलेज एरिया स्टार्ट किया था और उसमें हमने सबसे पहला प्रोसेस जो है वो किया जिसमें हमने कहा कि आइडेंटिफाई करना है तमाम स्टेक होल्डर्स को। और व्हेन वी से कि जी तमाम स्टेक होल्डर ऑल ऑफ देम पॉसिबली ज़ाहिर है देयर इज अ चांस कि कुछ स्टेक होल्डर्स मिस आउट भी हो जाएं, बट दैट दैट वुड बी नॉट अ गुड थिंग फॉर अस। हम ये चाहेंगे कि यार जिस हद तक मुमकिन हो हम स्टेक होल्डर्स को करें, और उसके पीछे एक ही लॉजिक है। लॉजिक ये है कि स्टेक होल्डर अगर बाद में आइडेंटिफाई हुए, उनकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हुई जो हम जिसके अगेंस्ट बहुत कुछ प्लान और एग्जीक्यूट कर चुके हुए, तो फिर हमें उन चीज़ों को अनडू करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। सो इन जितनी जल्दी हमें स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई हो, उतनी जल्दी उनकी रिक्वायरमेंट्स पता चलती हैं और वो फिर रिक्वायरमेंट्स हम अपने प्लान के अंदर डाल देते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में हमने कहा कि यार हम पहले स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरा काम हमने ये कहा कि हम उन स्टेक होल्डर्स पे का कुछ एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस के अंदर हमने देखा कि हमने ये देखा कि जी स्टेक होल्डर की एक तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ना कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, जॉब पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका रोल क्या है या टाइटल क्या है, और इसी तरह प्रोजेक्ट पे रोल क्या है वगैरह वगैरह। इसके अलावा हमने कहा कि यार उन स्टेक होल्डर का ये एनालिसिस किया जाए कि उनका एटीट्यूड क्या है प्रोजेक्ट की तरफ, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। और फिर हमने कहा कि यार उन स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट कैसा है प्रोजेक्ट के अंदर, उन स्टेक होल्डर्स की पावर कितनी है, उन स्टेक होल्डर्स का इन्फ्लुएंस कितना है। तो इन सारे फैक्टर्स का एनालिसिस करने के बाद हमने स्टेक होल्डर्स को क्लासिफाई किया। और वो क्लासिफाई करने का मुराद ये है कि हमने उनको डिफरेंट कैटेगरीज असाइन कर दी कि यार ये वो स्टेक होल्डर्स हैं, लेट्स से, जिनकी पावर तो है बहुत ज़्यादा, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इस तरह हमने 3-4, आपको याद होगा, 4 कैटेगरीज बनाई। या हमने वो एक सेलियंस मॉडल देखा था, उसके थ्रू किया, या हमने वो एक क्यूब शेप का मॉडल देखा था, उसको हमने यूज़ किया। सो ये जितने भी मॉडल्स हैं, ये बेसिकली यूज़ हो रहे हैं क्लासिफिकेशन के लिए। उसके बाद अब हमारा अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें हम प्लान करेंगे स्टेक होल्डर्स की एंगेजमेंट को, कि किस स्टेक होल्डर को प्रोजेक्ट के किस स्टेज पे कितना किस हद तक एंगेज करना है। अच्छा, और इसके लिए ज़ाहिर है वो जो हमने क्लासिफिकेशन की है वो हमारे लिए हेल्पफुल होगी। हमने ऑलरेडी एनालिसिस किया हुआ है कि एक स्टेक होल्डर की पावर कितनी है, इन्फ्लुएंस कितना है, इंटरेस्ट किया। सो इन बेसिस पे एक्चुअली हम अब इनको सामने रख के उन स्टेक होल्डर्स की एंगेजमेंट को प्लान करेंगे। अच्छा, अब बिफोर आई स्टार्ट दिस प्रोसेस, और इससे अगले भी जो प्लान भी है, और फिर उसके बाद हमने स्टेक होल्डर्स की एंगेजमेंट को मैनेज भी करना है और ऑब्वियसली उनको मॉनिटर एंड कंट्रोल भी करना है। ये जो स्टेक होल्डर्स की एंगेजमेंट की बात है, बेसिकली इसमें एक दो टेक्निकल टर्म्स शायद आप कोई नहीं सीखें, बट अदरवाइज इट्स जस्ट एन एटीट्यूड और जस्ट अ बिहेवियर जो आपको अडॉप्ट करना है। मैं अब आपको एक दो एग्जांपल्स आगे भी डिटेल में भी कराऊंगा, लेकिन अभी अभी के लिए जस्ट टू टेक अ स्टार्ट, आप सोचिए कि जनरली हमारा स्टेक होल्डर के साथ एटीट्यूड कैसा होता है, या हमारा इंगेजमेंट उनके साथ हम कैसे कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे एक डिपार्टमेंट से कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, या उस डिपार्टमेंट से मुझे कुछ रिसोर्स चाहिए। अब या तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड टीम मेंबर्स एक गलती कर रहे होते हैं कि वो ये अस्यूम कर लेते हैं कि मैं जाऊंगा और मेरा प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं किसी भी वक्त किसी भी रिसोर्स मैनेजर के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि यार मुझे इतनी रिसोर्सेज दे दें। ना, ये एंगेजमेंट का तरीका गलत है, और वो रिसोर्स मैनेजर्स भी फिर होता ये है कि दे स्टार्ट प्लेइंग पॉलिटिक्स विद यू। और इसी तरह आप भी उनसे कुछ चीजें हाइड कर रहे होते हैं, आप गुड फेथ में काम नहीं कर रहे होते हो। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि यार स्टेक होल्डर्स के साथ जो हमारी एंगेजमेंट हो वो प्रोएक्टिव वे में हो, नंबर वन, और हम एक दूसरे को समझ के आगे चले। तो ये वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। बहुत सारी एग्जांपल्स इंशाल्लाह हम करेंगे। ये वो पॉजिटिव एटीट्यूड है जो हमने माइंड में रखना है। अच्छा, इन्हीं में से एक एटीट्यूड वो जो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है, मुझे याद नहीं है कि मैंने प्रोक्योरमेंट में ये एग्जांपल दी थी या नहीं दी थी, बट इवन इफ अगर दी भी है तो एक दफ़ा इसको हम अभी पढ़ते हैं और फिर हम इसको एथिक्स वाले चैप्टर में भी दोबारा से एक दफ़ा देखेंगे। वो ये कि यार अगर मैंने एक प्रोक्योरमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल मैं परचेज़ कर रहा हूँ एक चीज़, और मेरे पास यहाँ पे एक सप्लायर है, और मैं बहुत तेज़ इंसान हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि यार इस कॉन्ट्रैक्टर से
मैं डील करते हुए मैक्सिमम उसका प्रॉफ़िट मैं काट दूँ और अपनी बचत करा लूँ। ये जो आपका एटीट्यूड होगा, दिस कुड बी समटाइम्स वेरी डेंजरस फॉर द प्रोजेक्ट, क्योंकि अब ये जो मेरे पास वेंडर है, सप्लायर है, कॉन्ट्रैक्टर है, ये मेरा स्टेक होल्डर है। अच्छा, अब एथिक्स भी यही डिमांड करती है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड या कंडक्ट भी यही डिमांड करता है, एंड एट द सेम टाइम ये जो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये भी यही डिमांड करता है कि भाई आप हर किसी को उसके शूज़ में जाके देखो और फिर असेस करो कि यार वो किस एंगल से क्या चीज़ सोच रहा है, और फिर जो उसका ड्यू राइट है, वो उसको ज़रूर दो। वो भी बिज़नेस करने आया है, आप भी काम कर रहे हैं। ठीक है? जस्ट एक्सेप्ट कि यार वो भी एक काम करने आए हैं, सो कोऑपरेट करें, और कोऑपरेट करने से आप अपने स्टेक होल्डर के जो एंगेजमेंट है, वो बेहतर बना सकते हो। अच्छा, इसीलिए अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि यार जो हमारा ये वाला नॉलेज एरिया है, क्या कहते हैं, प्रोक्योरमेंट वाला, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट या लीगल डिपार्टमेंट व्हाटएवर। और हमने कहा कि यार ऑल्दो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है वेंडर से, वो ये डिपार्टमेंट कर रहा होता है, बट प्रोजेक्ट मैनेजर का वहाँ पे बैठना बहुत ही ज़रूरी है। और वो इसलिए ज़रूरी है कि यार ये हो सकता है ये अपने प्रोफेशनल एफिशिएंसी की वजह से ये प्रोक्योरमेंट मैनेजर इस स्टेक होल्डर को, इस सप्लायर को उन कॉन्ट्रैक्ट्स पे राजी कर ले, या डायलॉग के अंदर या नेगोशिएशन के अंदर वो इसको इतना फोर्स कर दे स्ट्रिक्टफुली, या उसको फंसा ले अपने उसमें, कि जी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए जिसके बारे में थोड़े अरसे बाद इस वेंडर को ये एहसास होना शुरू हो जाए कि यार ये बचेगा कुछ नहीं मेरे पास। अगर ऐसा हो गया, तो ज़ाहिर है ये स्टेक होल्डर कहेगा कि यार इस प्रोजेक्ट पे तो मुझे कुछ नहीं बचना, तो इसकी सप्लाई या इस प्रोजेक्ट के जो काम है उसको आखिरी प्रायोरिटी पे रखो। उन जगहों पे उन स्टेक होल्डर्स को या उन प्रोजेक्ट मैनेजर्स को आप ज़्यादा बेहतर एफिशिएंटली काम करके दो, जहाँ से हमें कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है। और ये जनरली होता है कि जब एक वेंडर को आप बहुत ज़्यादा पुश करते हो, उसको कॉर्नर कर दोगे, तो उसके बाद वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर उसका इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि प्रोक्योरमेंट वाले का ज़ाहिर है प्रोफेशनल काम ये है कि बेस्ट डील लेना। लेकिन वो बेस्ट डील के अंदर इट्स ऑलवेज़ गुड कि हम विन-विन सिचुएशन क्रिएट करें। ये जो विन-विन सिचुएशन है ये सबके लिए बेहतर होती है। अदरवाइज़ आप मे बी कॉन्ट्रैक्ट तो करवा लेंगे, लेकिन बाद में प्रोजेक्ट मैनेजर को सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वेंडर स्टेप बैक हो जाता है आपके तरफ, उस आपके प्रोजेक्ट में उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है, या उसको वो लीस्ट प्रायोरिटी पे रख देता है, तो इसका नुकसान फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को ही बियर करना पड़ता है। सो ये एक जनरल एटीट्यूड है जो आपने माइंड में रखना है कि यार विन विन सिचुएशन हो। सब मैं इसको ये कहता हूँ कि सब दी खैर सब दा भला, ये हमने सोचना है लाजमी। अच्छा जी, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रोसेस कि जी प्लान स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि यार हमने अभी तक अपने जो पिछला प्रोसेस है उसके अंदर स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद उन स्टेक होल्डर्स को हमने एनालाइज भी कर दिया कि यार किस स्टेक होल्डर की क्या पावर है, क्या इन्फ्लुएंस है। अब हमें जाहिर है ये काम करने का मकसद था, और मकसद ये था कि हम कुछ चीज़ें प्लान कर सकें। और मुझे क्या प्लान करना है, मुझे ये देखना है कि यार स्टेक होल्डर को किस तरह एंगेज किया जाए, उन स्टेक होल्डर के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या होगा, और अगर वो रिलेशनशिप और वो एंगेजमेंट उस तरह ना हुई तो मेरे प्रोजेक्ट पे क्या पॉजिटिव या नेगेटिव जनरली इफेक्ट इसके साथ आ सकता है। सो अगर मुझे एक और बात, एक और पॉइंट, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि जनरली हम स्टेक होल्डर को जिस तरह हम सोच रहे होते हैं कि स्टेक होल्डर्स की मैनेजमेंट है, वो एक छोटे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर हमारे माइंड में होता है। और उसमें होता क्या है कि जी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है और मैं खुद कंस्ट्रक्शन का एक्सपर्ट हूँ, कुछ काम मैं अपने ज़िम्मे ले लेता हूँ और कुछ काम नीचे टीम मेंबर्स को या दूसरे स्टेक होल्डर्स को दे देता हूँ। ये जो इतनी छोटी-सी टीम का अगर आपका ज़हन में है, या 4, 5, 6 या 10 स्टेक होल्डर्स आपके माइंड में है, तो फिर आप इस स्टेक होल्डर एंगेजमेंट का वो एक्चुअल मीनिंग जो उसकी रूह है, वो नहीं आप समझ सकेंगे। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप बड़े प्रोजेक्ट को माइंड में रखें। मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल्स और दे देता हूँ, फिर ये कम्युनिकेशन में भी हमारे लिए हेल्पफुल होगी और यहाँ पे भी। यही बात जो मैं अभी कुछ कह रहा हूँ ना, जो कुछ कह रहा हूँ, ये कम्युनिकेशन के लिए भी ट्रू है।
देखिए, उसकी एक वजह है, वजह ये है कि जब मैं स्टेक होल्डर के साथ एंगेज करने की बात करता हूँ कि किस स्टेक होल्डर को मैंने कितना एंगेज रखना है। एंगेज रखने से मुराद ये है कि उसके साथ कितना इन्वॉल्व रहना है। तो बेसिकली ये एंगेजमेंट का एक ही तरीका है कि मैं किस भी स्टेक होल्डर के साथ कितना कम्युनिकेट या कैसे कम्युनिकेट करूँगा। सो कम्युनिकेशन एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट इसलिए भी बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। अच्छा, सो मैं जो बातें अभी कर रहा हूँ वो मैं आपको कह रहा था कि ये उसके लिए भी वैलिड है, स्टेक होल्डर सॉरी, वो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के लिए भी वैलिड है। वो ये कि आप इस तरह का प्रोजेक्ट माइंड में रखो, मैं आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा गवादर के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर लेट्स से, या चलें गवादर के अंदर जो है ना, कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, या सीपैक का। अच्छा, अब वहाँ पे कुछ फॉरेनर्स और भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, दूसरे भी हैं, लोकल्स भी हैं। वहाँ पे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो मे बी सिक्योरिटी थ्रेट के अंडर भी हों, मे बी एट द मोमेंट। इसके अलावा मुझे वहाँ पे मूवमेंट्स में भी मसला है, लेट्स से कोई बहुत बड़ा रोड का नेटवर्क ऐसा नहीं है, या अदरवाइज़ फैसिलिटीज़ नहीं है। कुछ टीम मेंबर्स मेरे शंघाई में बैठे हुए हैं, या प्रोजेक्ट के कुछ स्टेक होल्डर्स शंघाई में बैठे हुए हैं। कुछ डोनर्स जो हैं वो मे बी रशिया के अंदर बैठे हुए हैं, और इसी तरह अरब कंट्री से मुझे कुछ वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। सो जस्ट इमेजिन कि इस किस्म के जब स्टेक होल्डर्स इतनी डिफरेंट उसमें होंगे तो हम कैसे इनको मैनेज करेंगे। सिंपली मैं बाकी स्टेक होल्डर्स को हटा भी दूं, सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट के टीम मेंबर्स अगर इस तरह की सिचुएशन में है, तो आप सोचिए कि लेट्स से अगर चाइनीज हैं और चाइनीज के साथ मुझे डील करना है, तो उसमें से जो इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश बोलने या समझने वाले लोग होंगे वो बहुत कम होंगे उस टीम का हिस्सा। बाकी जो नीचे वर्कर है वो ऑब्वियसली चाइनीज़ में ही कम्युनिकेट करना चाहेगा। सिमिलरली जो पाकिस्तान में भी जो लेबर, मेजॉरिटी लेबर की हमेशा तादाद ज़्यादा होती है, ज़ाहिर है, मैनेजर्स उधर ऊपर कम हो रहे होते हैं, तो लेबर के केस में भी इंग्लिश भी ना चले फिर, ठीक है? सो हम एक प्लान बनाते हैं जिस प्लान के अंदर, ये कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान के अंदर हम बेसिकली यहाँ तक ये चीज़ें डिसाइड करते हैं कि यार वो कौन-सी इन्फॉर्मेशन होगी जिसको उर्दू में भी हमने साथ ट्रांसलेट करना है। तो ये तो 1 या 2 मुल्कों की बात है, अगर ये चीज़ें बहुत बढ़ जाए और आपके पास स्टेक होल्डर्स आ जाएँ हंड्रेड्स में, तो फिर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम बजाय इसके कि रैंडमली, हैपैज़र्डली बल्कि कहना चाहिए, हैपैज़र्डली काम करें, उससे बेहतर है कि हम चीज़ों को अच्छी तरह प्लान कर लें और ये सोच लें कि यार किस स्टेक होल्डर को प्रोजेक्ट की किस स्टेज पे कितना एंगेज करना है, ठीक है? और किस वक़्त उससे डिसएंगेज होना है, ये सारी बातें हम अपने प्लान के अंदर बनाएँगे जी। अच्छा जी, अब अगर आपने स्टेक होल्डर्स को सही तरह से उनके साथ एंगेजमेंट रखी, तो वो आपके लिए एक एसेट बन जाएगा, आपके लिए एक हेल्पिंग मेंबर बन जाएगा। और अगर आपने स्टेक होल्डर के साथ किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट में चले गए या उसको मिस हैंडल किया, तो ऑब्वियसली वो एसेट जो है वो आपके लिए एक प्रॉब्लम या ट्रबल या एक लॉस की सूरत में सामने आ जाएगा। अभी इस प्लान को बनाने के लिए जो स्टेक होल्डर को एंगेज करने का प्लान है, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान है, हम क्या देखते हैं, हाउ द प्रोजेक्ट विल इम्पैक्ट स्टेक होल्डर्स। मसलन एक एग्जांपल हमने बड़ी दफ़ा की या डिस्कस की कि यार जो मेरा प्रोजेक्ट है वो लेट्स से ये है कि मुझे एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है ना, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, और मेरे पास बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके अंदर डिफरेंट ऑफिसेज जो है ना वो ऑलरेडी हैं। अब ये जो ऑफिसेज हैं ये कितने डिपार्टमेंट्स के काम को ऑब्वियसली इफेक्ट कर रहे होंगे। हर फ्लोर पे कोई ना कोई डिपार्टमेंट, कोई ना दफ्तर खुला होगा, और कितने ही रूम्स को मैं डिस्टर्ब करूंगा ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट। दैट मीन्स मेरा प्रोजेक्ट का काम इनमें से इस फ्लोर पे मे बी 3 या 4 ऑफिसेज को इफेक्ट कर रहा हो। सो ये बातें मुझे पहले सोचनी है। दैट मीन्स जैसे मुझे ये पता चल गया कि यार ये डिपार्टमेंट्स वाले इफेक्ट होंगे, मैंने वहां पे उखाड़ पिछाड़ करनी है। सो आई वुड लाइक टू नो कि यार इन स्टेक होल्डर से मैं किस तरह बात करूंगा और किस स्टेज पे करूंगा। अच्छा, इसी तरह हाउ यू एंड द प्रोजेक्ट टीम विल इंटरेक्ट। यू का तो समझ आती है, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हम बहुत इस पर डिस्कस कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। व्हाट अबाउट टीम मेंबर्स। आप सोचिए कि मेरी प्रोजेक्ट टीम इधर साइड पे काम कर रही है, और वहां पे कोई चलते फिरते एक मैनेजर ने मेरे टीम मेंबर को कहा कि यार आप ना ये फलां चीज भी कर दें या कर दीजिएगा। अब ये टीम मेंबर उससे कैसे कम्युनिकेट करेगा? क्या उसे कहेगा कि ठीक है सर मैं कर दूँगा, या
इस टीम मेंबर को पहले देखना है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। ये ना हो कि वो कोई एडिशनल फरमाइश करने हो और वो आपके उसमें चार्टर के अंदर हो ही ना, या आपके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही ना हो। और ये प्रॉब्लम्स आती हैं जनरली जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है। कुछ टीम मेंबर्स फील्ड में दूसरे डिपार्टमेंट्स या क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल्कुल घुसे होते हैं। उनके हर काम में वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं या इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे उन्हें तरह-तरह की फ़रमाइशें आती हैं। तो अब टीम मेंबर्स उनसे कोई कमिटमेंट करके आ जाए, टीम मेंबर उनसे कोई उनको ख्वाब दिखा के आ जाए, सो ये हम नहीं चाहेंगे। हम ये चाहेंगे कि यार जो ओरिजिनल फैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हम वो काम करें। सो हाउ यू एंड द प्रोजेक्ट टीम विल इंटरैक्ट विद द स्टेक होल्डर्स। उसके बाद है हाउ यू विल इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स इन मेकिंग डिसीजंस। यही हम जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं कि यार मुझे ये रूम्स जो है ना यहाँ पे काम करना है इन रूम्स के अंदर, तो मैं ये चाहूँगा मे बी कि यार जिन जिन दिनों में मैंने एक पर्टिकुलर ऑफिस को डिस्टर्ब करना है, फॉर एग्जांपल इस वाले ऑफिस को मैंने डिस्टर्ब करना है लेट्स से, तो एक तरीका मेरे पास एक अप्रोच ये हो सकती है कि मैं इसे बताऊं कि सर आपको 8 नवंबर संडे को या 9 नवंबर मंडे को हम ये काम करेंगे। ऑब्वियसली मैंने अगर इस तरह करना शुरू कर दिया तो ये वाले साहब आगे से मुझे कह सकते हैं या हो सकता है कि उनकी कोई ऐसी कमिटमेंट हो उस दिन 9 नवंबर को किसी सूरत पॉसिबल ना हो। तो इट्स बेटर कि हम रादर देन डिक्टेटिंग देम हम उनको इस डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर लें। और हम उनसे पूछें कि यार आप बताइए कि कौन-सा टाइम, कौन-सा डे आपको सूट करता है। ऑब्वियसली ये बिल्कुल ब्लाइंड नहीं हो सकता। हमें अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स भी देखनी है। ये ना हो कि पूरा फ्लोर हो जाए और एक साहब जो है ना उनकी फरमाइशें खत्म नहीं हो रही, ऐसा नहीं होता। लेकिन बट स्टिल हम उसे कुछ कुछ जो है ना कम से कम मार्जिन देंगे। हम कहेंगे कि सर इन 4-5 दिनों में से कोई सा भी एक जो आपको सूट करता है काइंडली बता दें। अच्छा, अब उसके बाद हाउ यू विल मैनेज देयर एक्सपेक्टेशंस, जो वो सोच रहे हैं आप उनको कैसे मैनेज करोगे? बेसिकली फॉर एग्जांपल जैसे उसने कहा कि यार ठीक है हम कर देते हैं, तो काइंडली एक काम आपको और करना होगा, वो ये कि जब जिस वीक में सॉरी ये काम शुरू हो, उस वीक से पहले एक दफ़ा मुझे दोबारा इंटीमेट कर दीजिएगा, ताकि हम अपना जो उस डेज़ का या उस वीक का जो वर्क है, वो उसी तरह प्लान कर दें। तो अब ये उनकी हमसे एक्सपेक्टेशन है। हमने वो कैसे मैनेज करनी है, ये बिल्कुल एक सिंपल सी है, लेकिन अदरवाइज़ भी कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या सोच रहा है कि यार अगर ये सिस्टम लग गया तो इससे कितनी बड़ी बेहतरी आ जाएगी। तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे? मीन्स अगेन इसके पीछे एक ही बात है और वो बात ये है कि भाई आपने फेयर डीलिंग करनी है, सबको उसका हक अदा करके। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टेक होल्डर है जिसने आपका वेंडर है और आपको उसने कुछ पार्ट बनाना है या बना के देना है या कुछ सप्लाई देनी है, तो उसकी इस काम से आपकी इस प्रोजेक्ट से कोई एक्सपेक्टेशन है और वो ये है कि मैं ये बिज़नेस करूँगा, इनको सप्लाई दूँगा तो मैं अपना प्रॉफ़िट कमाऊँगा। तो इसको आप कैसे मैनेज करोगे? देन हाउ यू कैन कीप देम सैटिस्फाइड टू एन्श्योर दे आर एन एसेट ऑन द प्रोजेक्ट। अगर वो सैटिस्फाइड हुए तो वो हमारे लिए एसेट है। अगर वो डिससैटिस्फाइड हुए या अनॉयड हुए तो ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए बेहतर नहीं होगा, ठीक है? सो ये एक जनरल माइंडसेट है जिसमें मैंने काफ़ी एम्फसिस दिया और यही इसका निचोड़ है। बाकी अब हम ज़रा इसको थोड़ा-सा मेबी हम तेज़ पढ़ें बट इट्स वन से मतलब कोई ऐसी इसमें नई साइंस नहीं है। अच्छा, अब 2 चीज़ें हैं, ये हमने रिस्क मैनेजमेंट में भी पढ़ी और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ। और भी 1-2 जगहों पे आप कह सकते हो, मैं प्रोक्योरमेंट के बारे में भी ये कह सकता हूँ। एक चीज़ है हमारी स्ट्रैटेजी बनना और एक चीज़ है उस स्ट्रैटेजी को एक्शनेबल प्लान्स में कन्वर्ट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको याद हो, तो हमने एक स्ट्रैटेजी रिस्क को हैंडल करने की बनाई कि जी मैं मिटिगेट करूँगा। ये एक स्ट्रैटेजी है। अब मिटिगेट कैसे होगा? तो हमने कहा कि हम ये 4-5 एक्शंस करेंगे तो वो फायर वाला रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। आपको याद है कि हमने कहा था कि हम कुछ सर्किट ब्रेकर लगा देंगे, हम कोई वो यूज़ करेंगे, अच्छी केबल यूज़ कर लेंगे, 99.9% कॉपर यूज़ कर लेंगे, इंसुलेशन अच्छी होगी। अब ये जो मैंने 3-4 बातें बताई ये एक्शनेबल प्लान्स हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी मिटिगेट है। बिल्कुल इसी तरह अब स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के अंदर भी हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि यार हम स्टेक होल्डर्स को कितनी डिटेल में जाके मैनेज करेंगे या एंगेज करेंगे और उस एंगेजमेंट को अचीव करने के लिए मेरी स्ट्रैटेजी सॉरी एक्शन क्या होंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार एक स्ट्रैटेजी मैंने बनाई किसी खास किस्म के स्टेक होल्डर को के लिए कि आई विल जस्ट कीप देम इन्फॉर्म्ड, दैट्स इट। अब ये तो स्ट्रैटेजी है, बट कैसे?
इन्फॉर्म कैसे करेंगे, कब-कब करेंगे, ठीक है? सो ये वो इन्फॉर्मेशन जिस तरह हम करना चाहेंगे, ऑब्वियसली इसके अंदर ये नहीं है कि ईमेल के थ्रू करेंगे या वो करेंगे, मीन्स हम एक डिसाइड करेंगे कि यार इनको हम फ्रीक्वेंटली मंथली रिपोर्ट्स भेजेंगे, बस। ये है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट एंगेजमेंट का पार्ट। लेकिन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान के अंदर जब जाओगे या कम्युनिकेशन के अंदर हम जाएँगे तो वहाँ पे हमने यही डिसीजन आगे लेके चलाना है। डिसीजन ये हुआ कि इनको रिपोर्ट्स भेजेंगे। अब वो रिपोर्ट्स का फॉर्मेट क्या होगा? कब-कब भेजेंगे? किसकी ड्यूटी होगी कि वो रिपोर्ट भेजे, उसका फीडबैक ले एंड सो ऑन। तो वो कम्युनिकेशन का हिस्सा हो जाता है। बट यहाँ पे हम उसका एक्शन ये ज़रूर डिसाइड करेंगे कि हमने इसको रिपोर्टिंग के थ्रू जो है ना मैनेज करना है या एंगेज करना है। अच्छा अब अगर हम अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि यार मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर इतने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं तो मैं किस-किस स्टेक होल्डर को से एंगेजमेंट का प्लान बनाऊँगा। एंगेजमेंट का प्लान ये है कि मैं कैसे-कैसे कम्युनिकेट करूँगा, मैं कैसे उनसे बातें करूँगा। सो ये यार बड़ा मुश्किल काम है। तो ये याद रखिएगा, अगर आपको प्लान करना मुश्किल नज़र आ रहा है, तो जस्ट इमेजिन कि इतने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को बगैर प्लान किए आप कैसे एंगेज रख सकते हो। अभी आपको प्लानिंग इतनी मुश्किल लग रही है, जो पेपर पे करनी है, तो फिर एक्चुअली प्रैक्टिकली जब फील्ड में करेंगे, तो वो तो वैसे ही बहुत मुश्किल काम होगा। सो इसलिए हमें ये प्लान बनाना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, अब इतने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को सारों को ज़ाहिर है हम अ, बहुत क्लोज़ली नहीं एंगेज कर सकते या बहुत क्लोज़ली उनको हम उनसे बातचीत नहीं रख सकते। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ की स्टेक होल्डर्स हैं, मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, उनको तो आपने किसी सूरत नहीं बोलना। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पॉन्सर हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अपने टीम के मेंबर्स हो गए, आपका क्लाइंट हो गया, कस्टमर हो गया, तो इनको तो कम या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है या कोई और फंक्शनल डिपार्टमेंट या रिसोर्स मैनेजर्स हैं, जिन्होंने आपको रिसोर्सेज़ देनी है, तो उन लोगों को तो आप कतई कतई जो है ना इग्नोर ना करें। बाकी अब ज़ाहिर है मैं कहता हूँ कि यार मेरा प्रोजेक्ट है वो लेट्स से बड़ा प्रोजेक्ट है और उसने गवादर से लेकर जो है ना वो कश्मीर तक कोई मैं नेटवर्क बिछाना चाह रहा हूँ। तो अब इस केस में ज़ाहिर है इस सारी पॉपुलेशन ही मेरा स्टेक होल्डर है। बट हम मे बी सारों के साथ उस तरह इन्वॉल्व या एंगेज ना हो सकें। बट वी जस्ट कांट अफोर्ड कि हम मेजर की स्टेक होल्डर्स को वहाँ पे भूल जाएँ। अच्छा जी, सो टीम मेंबर्स वाली बात हो कीप इन माइंड क्लोजर यू आर टू हाँ, एक और बात, ये जो स्टेक होल्डर के साथ एंगेज करने वाली बात है, उसके अंदर हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि जिसमें मैं उन स्टेक होल्डर्स के साथ कंटिन्यूअसली कोशिश करता हूँ। अब जब कंटिन्यूअसली इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर वक़्त उनके सर पे चढ़ा रहता हूँ, बट माय पॉइंट इज़ कि रेगुलरली एज़ पर आवर प्लान मैं उनके साथ एंगेजमेंट ओपन रखता हूँ, मैं उनके साथ कम्युनिकेशन ओपन रखता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप बार-बार किसी से कम्युनिकेट करते हो, उनको एक कंफर्टेबल ज़ोन में ले आते हो, तो फिर आपको वो ईज़िली सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। तो वो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स, अपने कंसर्न्स ईज़िली कन्वे कर देंगे। लेकिन अगर आपने एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, अदरवाइज़ आपने कोई चैनल एंगेजमेंट का या कम्युनिकेशन का ओपन नहीं रखा हुआ, तो ज़ाहिर है वो नीचे-नीचे फ्रस्ट्रेट ज़रूर होते रहेंगे बट और आपको प्रॉब्लम फिर ये तभी पता चलेगी जब वो बहुत ज़्यादा पक के सामने आएगी। ठीक है? सो वी वांट कि ऐसा ना हो, हम अपने कम्युनिकेशन के चैनल ओपन रखें सो दैट हमें कोई ना कोई टीम मेंबर, कुछ ना कुछ स्टेक होल्डर्स अर्ली स्टेज पे ही चीज़ों को बताना शुरू कर दें। और इसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि ये हमारे लिए एक अर्ली वार्निंग साइन सिस्टम बन जाता है और रादर देन कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी होके आए, हम इतना एंगेज रखते हैं कि हमें पहले से ही आइडिया हो जाता है चीज़ों का। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन है कि यार ठीक है, हमने एक ये तो होगी समझ आ गई बात कि हमने एक पॉजिटिव, पावरफुल, एंगेजिंग किस्म का रिलेशनशिप बनाना है। बट हाउ? ये कैसे होगा स्टेक होल्डर्स के साथ? तो इसके पीछे एक ही जवाब है, जैसे हम अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, दैट्स इट। आप जिस तरह अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल के अंदर रिलेशनशिप बनाते हो, बिल्कुल उसी तरह हम अपने स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप बनाएँगे। वो कैसे? बाय स्पेंडिंग टाइम विद देम, गेटिंग टू नो देम एंड अलाउइंग देम टू गेट टू नो यू। ठीक है? दैट मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि एक फेयर अच्छा इंटरेक्शन विद द स्टेक होल्डर्स ये आपको हेल्प करता है
कि वो आपको समझ सकें, आप उनको समझ सकें और ये इसके लिए आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और फिर जितना आप टाइम स्पेंड करोगे, उतना ज़्यादा हम उन स्टेक होल्डर्स के इंप्रेशंस एंड कंसर्न्स को डील कर सकते हैं। अच्छा, अब अगेन जब मैं बड़े-बड़े प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, तो अपैरेंटली आपके ख़्याल में शायद ये बात कहीं से आ रही हो कि यार प्रोजेक्ट मैनेजर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कैसे हो सकता है कि जी अभी वो इधर इससे भी बात करे, उससे भी बात करे, इसको भी एंगेज करे, दूसरे को भी एंगेज करे। तो इसके लिए आपने ये ज़हन में रखना है कि हम हर चीज़ को प्रोएक्टिवली डील करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर ने खुद और कोई काम करना ही नहीं होता प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट आप प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है। अब कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है तो उसके नीचे सिविल इंजीनियर्स में भी उसको असिस्ट कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह आईटी का प्रोजेक्ट है, सॉफ्टवेयर का है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आईटी वाले लोग वो उसको टेक्निकली वो प्रोजेक्ट को परफॉर्म कर रहे होंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या करना है? प्रोजेक्ट मैनेजर का मेजर काम ही ये है कि वो एंगेजमेंट रखेगा, वो कम्युनिकेट करेगा ऑल द टाइम। कभी स्पॉन्सर से बात कर रहा है, कभी टॉप मैनेजमेंट से बात कर रहा है, कभी कस्टमर से बात कर रहा है, कभी वेंडर से बात कर रहा है, कभी अपने टीम मेंबर सुपरवाइजर से बात कर रहा है, कभी बिल्कुल उनके पास साइड पे जाके घूमता फिरता हुआ खाने के टाइम उनके साथ जाके बैठ गया, वहां पे उनसे कुछ डिस्कशन कर ली। हाँ भाई, खाना कैसा चल रहा है, चीज़ें ठीक मिल रही हैं, फैसिलिटी ठीक है, वगैरह वगैरह, प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वर्किंग आवर्स ठीक है एंड सो ऑन। तो जितना ये प्रोजेक्ट मैनेजर कम्युनिकेट करेगा, उतना बेहतर है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि एज़ अ होल वो जो हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रोएक्टिव अप्रोच पढ़ी है, हम उसको फॉलो करें। अदरवाइज़ तो ज़ाहिर है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास वो तो हर वक़्त प्रॉब्लम से ही डील करता रहेगा और उसके पास इन चीज़ों का टाइम नहीं होगा। लेकिन अगर उसने प्रॉपर एस्टीमेट किए हुए हैं, प्रॉपर प्लान बनाए हुए हैं, बेसलाइन्स ठीक तरह से डिफाइन की हुई है जैसे हमने पढ़ी हैं और इसमें उसने तमाम रिस्क फैक्टर्स को भी कंसीडर कर लिया हुआ है, तमाम मीन्स मैक्सिमम, ठीक है? और उस इन सारे कामों में उसने टीम मेंबर्स को भी इन्वॉल्व किया है, पिछले लेसन लर्न्ड भी पढ़े हैं। दैट मीन्स जैसे हमने पढ़ा है वैसे ही काम किए हुए हैं, तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर का काम पीछे बचता ही कोई नहीं है। वो सिंपली यही काम करेगा कि मैं एक टीम मेंबर है, मेरी प्रोजेक्ट टीम है, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं, वो मेरे क्लाइंट की साइट पे जाके उनकी रिक्वायरमेंट्स गैदर करके और सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि ऑन मुझे एक ऑटोमेटेड लेट्स से पेरोल सिस्टम बनाना है। अब वो अकाउंट डिपार्टमेंट में जाएँगे, टैक्स डिपार्टमेंट में, बैंक्स और सारा उनसे डील कर रही होगी मेरी टीम। मैं क्या करूँ? फ़ोन उठाया और एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैं क्या कर रहूँगा, मैं फ़ोन उठाऊँगा और जाके बात करूँगा अ, अपने क्लाइंट से, जो भी वहाँ पे मेरा स्पॉन्सर है या प्रोजेक्ट मैनेजर या कॉन्टैक्ट पर्सन है। उससे कहूँगा सर हमारे लोग आ रहे हैं, आई होप दे आर डूइंग वेल। तो सर कोई मसला तो नहीं है आपके लिए? अच्छा, इस तरह उनसे पूछ लिया और फिर अगर आपकी टीम मेंबर्स ने आपको कोई मसला बताया हुआ है कि सर हम वहाँ जाते हैं और वो जो स्टाफ है उनसे हम रिक्वायरमेंट माँगते हैं तो वो हमें रिक्वायरमेंट नहीं देता। अगर ऐसा है तो वो बात मैं इधर कन्वे करूँगा। सो दिस इज़ व्हाट स्टेक होल्डर एंगेजमेंट इज़, दैट्स इट। ठीक है? ये जो मैंने अभी जो का आपको सिनेरियो बनाया। सो अगर मैं आपको ये कहूँ कि यार आप किस तरह एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं या एक गुड रिलेशनशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो आप अपने जिस तरह फैमिली में जैसे अपने फ्रेंड्स के अंदर कोवर्कर्स के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हो गुड वाला, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? व्हाट डू यू थिंक क्या होंगी जी? एक अच्छे रिलेशनशिप की खसूसियात क्या हैं? ये ट्रस्टवर्दी होगा, ये टू वे होगा, ये सच पर मबनी होगा, ठीक है? ऑनेस्टी वाला होगा, सिंसियरिटी होगी, कम्युनिकेशन होगी, रिस्पेक्ट हम करेंगे, कंसर्न एक-दूसरे के लिए शो करेंगे, इंटरेस्ट रखेंगे, एम्पैथी होगी वगैरह-वगैरह। तो जैसे अभी मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी थी इस लेक्चर के स्टार्ट पे कि भाई आपका सप्लायर है, वो सप्लायर बेसिकली पैसे कमाने आया है, ठीक है? वो आपके साथ बिज़नेस कर रहा है तो उसका एक एक रिक्वायर्ड या एक आप कह लें कि फेयर मार्जिन उसको हमें देना होगा। अगर हम उसके उस फेयर मार्जिन पे कट लगाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा स्मार्ट होने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा ये रिलेशनशिप अब आप देखिए उसमें से एम्पैथी निकल जाएगी। एम्पैथी का मतलब क्या है कि आप वो अपने सॉरी दूसरे के शूज़ में खुद को रख के देखते हो। तो अगर आप उसी जगह होते तो आप भी प्रेफ़र करते। इसी तरह जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एक दूसरे की
जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट अगर आपने ख़त्म कर दी तो नहीं होगा। इसी तरह ये मे बी इसके अंदर ना सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी वाला एलिमेंट भी ख़त्म हो जाए, बिकॉज़ आप एक तरह से वो वर्ड, उसके लिए मुझे कुछ और आता नहीं है ज़हन में, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप उसको साथ दाव लगा के, आप समहाउ ओवर स्मार्ट होके, मैनिपुलेट करके या प्ले करके या उसे प्रेस करके आप उसका जो जायज़ ड्यू शेयर है, आप वो भी निकाल रहे हो, ठीक है? सो अगर ऐसा है तो फिर ये गुड रिलेशनशिप नहीं है। गुड रिलेशनशिप के अंदर ये बातें होती हैं, ये सारी बातें होती हैं। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैंने अगर किसी को, लेट्स से वो जो हमारे साहब थे जिनके ऑफ़िस में मैंने वो उखाड़ पिचाड़ करनी है, और ये काम जो है ना ये 1 दिन का है, लेकिन मैं उसे गलत बताता हूँ जस्ट कि अपने हाथ में 1 दिन का मार्जिन रख लूँ और उसे मैं कहता हूँ 2 डेज़ का, तो फिर कुछ अर्से बाद आई विल लूज़ हिज़ और हर ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट वाला फैक्टर वहाँ पे, तो अच्छे रिलेशनशिप में ये सारी बातें होती हैं, और हम अपने स्टेक होल्डर्स को बस इसी तरह डील करेंगे। ईमानदारी के साथ उनका ख़्याल रखते हुए आगे चलेंगे। अच्छा नाउ, अच्छा जी, हमें ये, जैसे मैंने कहा कि हमें ये लाज़मी पता होना चाहिए कि वो स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, और उनमें से कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारा ज़्यादातर टाइम प्रोजेक्ट पे हमारे साथ रहेंगे या ज़्यादातर टाइम मेरा मांगेंगे, जिनको इंगेज रखने के लिए या इंगेज करने के लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट चाहिए होगी। ये जब हम करते हैं तो इसके लिए हमें उस स्टेक होल्डर का रोल जो है वो देखना पड़ता है, प्रोजेक्ट के ऊपर क्या है, उस एनवायरनमेंट को जहाँ पे काम हो रहा है, ज़ाहिर है उस तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप सोचिए कि मेरा एक स्टेक होल्डर है और वो स्टेक होल्डर चाइना में बैठा हुआ है। अब वो प्रैक्टिकली आ नहीं सकता, मैं ऑल द टाइम, ज़ाहिर है विज़िट तो होंगे, लेकिन इतने फ्रीक्वेंट विज़िट, इतनी फ्रीक्वेंट इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज वो नहीं हो सकता। सो इन फैक्टर्स को सामने रखते हुए हम अपना प्लान बनाएँगे। टाइम ज़ोन डिफरेंसेस इन इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग। मतलब आप ये जितने हमारे इस वक़्त, वी स्टार्टेड विद द कोर्स ऑफ आई गेस 10 पीपल और 12 पीपल, बट नाउ ऑल ऑफ देम, वो जो उनके क्लाइंट्स शाम में आ जाते हैं, ठीक है? तो उन क्लाइंट्स को वो डील करने की वजह से दे आर अनएबल टू अटेंड दिस कोर्स। उनकी टाइम ज़ोन का डिफरेंसेस हैं, तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो हम सोच के ही अपना एंगेजमेंट का प्लान बनाएँगे। अच्छा जी, और प्रोक्योरमेंट से बारे में हम बात कर चुके हैं कि जी प्रोक्योरमेंट जो है वो भी जो जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो सप्लायर भी हमारा एक स्टेक होल्डर होगा। अब इस प्लान को बनाने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए? इस प्लान को बनाने के लिए, जैसे अभी मैंने कहा था कि कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान, ये 2 प्लान्स तो हमें चाहिए होंगे। रिसोर्सेज़ की भी एक रिक्वायरमेंट होती है और रिसोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट के अंदर भी हमें कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ें भी मिलती हैं और स्टेक होल्डर की एंगेजमेंट भी। इसी तरह स्टेक होल्डर रजिस्टर, ये जो पिछले प्रोसेस का आउटपुट है, जिसके अंदर हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को लिख के उनको क्लासिफाई किया हुआ है। अब उसी क्लासिफिकेशन की बेस पे तो मैं एंगेजमेंट प्लान बना रहा हूँ, तो ये भी इनपुट पे होगा। और इसके अलावा पास सिमिलर प्रोजेक्ट से हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाए, मीन्स जो ओपीएस हैं, वहाँ से भी हमें ये मिल जाएगा कि यार किस तरह के स्टेक होल्डर्स को कैसे उन्होंने डील किया था। अच्छा, अब हम ये जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं मोस्टली एंगेजमेंट से रिलेटेड, वो क्या होंगी? अब वो यही होंगी कि भाई मुझे स्टेक होल्डर के साथ किस तरह एंगेज करना है, और वो एंगेजमेंट, जैसे मैंने अभी कहा, ये एग्जांपल वही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कही थी कि आपकी टीम, प्रोजेक्ट टीम जो है ना, वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। इस दौरान आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कर रहे होगे? इस दौरान आपका क्या रोल होगा? ठीक है? सो मैं ये कहूँगा कि यार, मैं प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आई वुड बी कॉलिंग माय स्टेक होल्डर्स, आई वुड बी कम्युनिकेटिंग विद देम, और उनसे उनका ओपिनियन लूँगा, उनसे उनका फीडबैक लूँगा कि हाउ थिंग्स आर मूविंग अलोंग ऑन द प्रोजेक्ट। सो प्लान बनाने के लिए, ज़ाहिर है मुझे अब प्लान बनाना है, तो मैं उन स्टेक होल्डर्स की एंगेजमेंट प्रायोरिटीज़ जो है यहाँ से बनाना शुरू करूँगा और मैं उनसे डिस्कशन शुरू करूँगा। आई जस्ट कांट वेट कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो फिर मैं कोई एंगेजमेंट का सोचूँगा कि क्या करना है। मैं ये चाहूँगा कि यार अभी उनसे मीटिंग्स करूँ, उनसे मीटिंग्स करने के बाद मैं उनसे उनकी प्रायोरिटीज़ पूछूँ, ताकि हमारा ये रिलेशनशिप जो है ना, उसकी इब्तिदा यहाँ से हो जाए, और फिर उन रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए मैं एक एंगेजमेंट का प्लान बनाऊँ। अच्छा, और इसके अलावा मुझे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड
जो एक्सपीरियंस है मेरा सिमिलर प्रोजेक्ट्स पे, उसमें भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, या बाय वर्च्यू ऑफ आवर एक्सपीरियंस जिसको आप एक्सपर्ट जजमेंट आप कह लें, वो मैं यूज़ करूँगा कि यार किस स्टेक होल्डर को मुझे किस तरह एंगेज करना है। अब ये एक्सपर्टीज़ आपके अपने एक्सपीरियंस की बेस पे भी हो सकती है। आपको ये एक्सपर्टीज़ लिखी हुई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से भी मिल सकती है, या ऐसे लोग जिनके पास ये एक्सपर्टीज़ है, आपके पास ना हो, शायद आपके किसी कुलीग प्रोजेक्ट मैनेजर के पास हो। या फिर अगर वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ेशन से बाहर जो बात निकल जाती है, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है, तो मैं फिर कंसल्टेंट्स को या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व कर सकता हूँ इस सिलसिले में। लेकिन इन सारों का मकसद एक ही है कि मैं स्टेक होल्डर्स की जो एंगेजमेंट है उसका प्लान बना सकूँ। अच्छा, अब वो प्लान बनाने के लिए जैसे मैंने कहा कि मैं एक स्टेक होल्डर को अगर तो जानता हूँ, तो ज़ाहिर है मैं अकॉर्डिंगली आई वुड आस्क कि यार इस स्टेक होल्डर को बेस्ट तरीका क्या है एंगेज करने का। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता, तो मैं मेबी उनसे एक मीटिंग करना चाहूँगा, ताकि मुझे थोड़ा-सा आइडिया हो। इसके लिए दफ्तरों के अंदर आपने देखा होगा कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर्स दे जस्ट कम इनटू योर ऑफिस, एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन, और दे जस्ट एंटर। सर, मैं इस वक्त करंटली वी आर डूइंग अ प्रोजेक्ट, आई एम प्रोजेक्ट मैनेजर फ्रॉम सो एंड सो कंपनी एंड वी आर करंटली वर्किंग विद यू। तो सर आई जस्ट थॉट कि यार आपसे चक्कर लगा लूं, और बिफोर आई स्टार्ट द प्रोजेक्ट थोड़ा आपसे गपशप हो जाए। सो इस तरह आप इंगेज करोगे, ठीक है, और उनसे फिर रिक्वायरमेंट करोगे, जज करोगे एक्टिव लिस्टिंग के थ्रू। ये एक्टिव लिस्टिंग की बात हम करेंगे आगे चल के एक जगह पे। एक्टिव लिस्टिंग के थ्रू उनको ऑब्जर्व करेंगे कि यार ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या वर्बल एंड नॉन वर्बल इनके क्यूज हैं, जिससे हमें आइडिया हो सकता है कि यार इस स्टेक होल्डर को मुझे कैसे इंगेज करना है। अच्छा जी, ना ये जो आपकी इनिशियल मीटिंग्स हैं, कन्वर्सेशंस हैं, दिस इज रियली क्रिटिकल फॉर यू टू गेट एन इम्प्रेशन ऑफ हाउ बेस्ट टू वर्क विद ईच स्टेक होल्डर। अगर आपको पहली मीटिंग में, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक इसी तरह ऑफिस में एंटर होने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पे मुझे वो पीए बता देता है, सर आपको बैठना पड़ेगा, आप पहले बता देते तो हम इनके लिए अपॉइंटमेंट ले लेते आपकी। इससे मुझे क्या पता चला? मुझे पता चला कि यार इस स्टेक होल्डर को मुझे बहुत फॉर्मली मैनेज करना पड़ेगा। ये बड़ा प्रॉपर चैनल के थ्रू मुझे आना पड़ेगा। आई जस्ट वॉन्ट बी एबल टू सिंपली एकदम से मैं दफ्तर में एंटर हुआ और मसला हल कर लिया, या एकदम से फ़ोन कॉल की और बात कर ली, ऐसा मे बी पॉसिबल ना हो। क्योंकि इसी से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार उसने आपको कहा कि भाई फॉर्मल वे में मुझे अप्रोच किया जाए, तो फिर आइंदा प्रोजेक्ट के ऊपर भी फॉर्मली आपको होगा। एक और चीज़ है जिसमें मैं इस स्टेक होल्डर एंगेजमेंट असेसमेंट मैट्रिक्स अभी आपको पढ़ाता हूँ, अभी ये लास्ट मिनट है। लेट्स डिस्कनेक्ट दिस कॉल और फिर मैं आपको दोबारा कॉल पे लेता हूँ, ठीक है जी?